वेलकम बैक गाइस। मैं श्रवण कुमार बजाज। और जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया था, वर्क एनर्जी पावर के बारे में कहा था कि हम नेक्स्ट वीडियो जो लेके आएंगे वो वर्क एनर्जी एंड पावर के बारे में लेके आएंगे। जैसा कि हमारा जो लास्ट वीडियो डिस्कस हुआ है वो सिर्फ इस बात पे हुआ है कि ग्लोबल वार्मिंग के रिलेटेड हमने जो क्वेश्चंस किए थे, और ग्लोबल वार्मिंग में हमने पढ़ा था कि बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग के कॉजेज़ क्या होते हैं, इफेक्ट क्या होता है और इस तरह के कैसे क्वेश्चंस उठाए जाते हैं बेसिकली, और उसके कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस करना भी बाकी रह गया था। तो वो हम जो क्या करेंगे कि नेक्स्ट जो रिवीजन सेशन वाला एक वीडियो लेके आएंगे और उसमें क्या करेंगे, सारे ग्लोबल वार्मिंग और इसके सारे भी जो क्वेश्चंस है जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के वन डे बेसिकली जितने भी हैं वो सब सारे हम क्या करेंगे उसमें मेंशन कर देंगे। तो अभी फिलहाल हम जो वर्क करने जा रहे हैं वो हमारे पास है वर्क एनर्जी एंड पावर के कॉन्सेप्ट के ऊपर है, जिसमें हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वर्क एंड सेकंड एनर्जी एंड आफ्टर दैट जो कि पावर। और इससे रिलेटेड हम जो कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे वो हो सकता है न्यूमेरिकल भी हो और जो है कि आपके पास थियोरेटिकल क्वेश्चंस भी हो। और बेसिकली वन डे एग्जाम के पर्पज़ से हम इस सारी चीज़ों को कंप्लीट करेंगे। तो वहाँ पे हम देखेंगे कि वन डे में बेसिकली सारे के सारे जो है कि थियोरेटिकल क्वेश्चन से ही अराइज किए जाते हैं बेसिकली, जैसे एनटीपीसी हो गया या एसएससी हो गया। तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो देने की कोशिश नहीं करता, या बेसिक जेन्युइन यूनिट से रिलेटेड का और जो कन्वर्जन से रिलेटेड और जो है कि उसके बेसिक प्रिंसिपल से रिलेटेड, यही सब सारी जो है कि एक दूसरे से रिलेशन बना के ही क्वेश्चंस यहाँ पे अराइज करते हैं। तो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहा हूँ, दैट इज़ नथिंग एल्स। अगर मैं इसको बात करूँ हमारे पास तो आपके पास क्या बनेगा, वर्क बेसिकली। ठीक है, अब मैं वर्क को डिफाइन करूं तो बेसिकली हम क्या समझते हैं यहाँ पे कि हम जो देखते हैं जैसे कि कोई बैठ के कंप्यूटर चला रहा है, कोई चल रहा है, कोई खा रहा है, कोई पी रहा है, कोई सो रहा है, कोई पढ़ा रहा है, और डिफरेंट तरीके के जो हम जनरली जो है कि वर्क को कंसीडर करते हैं। तो लेकिन फिजिक्स की टर्म्स में वर्क क्या होता है, इस वर्क को हम समझेंगे, और बेसिकली वर्क कैसे कैसे इफेक्ट जो है कि प्रोड्यूस करता है और जो है कि इफेक्टिव कैसे होता है, किन किन कॉज से जो है कि वर्क प्रोड्यूस होता है, और वर्क कब मैक्सिमम होता है, कब मिनिमम होता है, इसकी यूनिट क्या होती है। ऑल दिस थिंग्स वी हैव टू डिस्कस हियर। नाउ फर्स्ट वन एक्चुअली हम इसको डिस्कस करेंगे। तो क्या कर रहे हैं, जब किसी वस्तु के ऊपर बेसिकली मैं यहाँ पे आपको एक डेफिनेशंस के थ्रू ले चल रहा हूँ, जब किसी वस्तु के ऊपर जब हम फोर्स लगाते हैं और फोर्स की डायरेक्शन में या फिर उसके अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों हो सकता है, सेम डायरेक्शन में यार अपोजिट डायरेक्शन में कोई बॉडी अगर डिस्प्लेस होती है, विस्थापित होती है, तो वहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो प्रोडक्ट होता है दैट इज सिंपली आपको रिप्रेजेंट करता है किस चीज़ों को, वर्क को। ठीक है, अब मैं यहाँ पे देख सकता हूँ यहाँ पे सिंपल सा कि जब आपके पास कोई वस्तु के ऊपर जो है कि बल लग रहा है और बल की दिशा में जो है कि सेम डायरेक्शन में या फिर उसके विपरीत डायरेक्शन में, तो सिंपल वर्क को हम प्रेजेंट करते हैं दैट इज डब्ल्यू से। और डब्ल्यू इक्वल्स टू आपके पास क्या होता है, फोर्स। तो फोर्स इनटू आपके पास क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो जहां पे मैं इसको लिख सकता हूं दैट इज नथिंग एल्स फोर्स, और एस क्या है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, हम यहाँ पे चीज़ों को देख सकते हैं। अब मैं अगर इसको जो है बाय डायग्राम रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो बाय डायग्राम अगर रिप्रेजेंट करता हूँ तो ये कोई एक बॉडी है जो कि मैंने पर्टिकुलर एक जो है कि सरफेस, फ्लैट सरफेस पे रख रखा, और ये आपके पास सिंपल फिक्स सरफेस है। नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई सम फोर्स हियर, दैट इज फोर्स एफ अप्लाइड इन द सेम डायरेक्शन एंड द बॉडी विल आल्सो डिस्प्लेस फ्रॉम हियर। मतलब सिंपल सी बात है, हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि जिधर फोर्स लग रहा है और जो है कि बॉडी उधर ही की तरफ क्या हो रही है, डिस्प्लेस हो रही है। और इस पूरे बॉडी का जो मास है मैंने m कंसीडर कर लिया, फोर्स a है, और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे मैंने s रख लिया सिंपली। ठीक है, अब हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट दैट इज नथिंग, इसको हम लिखते हैं दैट इज विस्थापन। ठीक है, तो ये जो आपके पास टोटल फोर्स के थ्रू जो डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन कॉज हुआ वो फोर्स की डायरेक्शन में हुआ। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये सेम डायरेक्शन में। दूसरा केसेस आपके पास बनेगा कि जब हम फोर्स लगाते हैं और बॉडी अपोजिट डायरेक्शन में जो है कि डिस्प्लेस होती है, उस केसेस में भी। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक चीज़ और चीज़ों को ध्यान से देखते हैं कि जो फोर्स है और जो डिस्प्लेसमेंट है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो क्या आपके पास रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके पास दैट इज वर्क डन, सिंपल सा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कि जो आपके पास फोर्स है, फोर्स दैट इज वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर, और डिस्प्लेसमेंट भी आपके पास क्या है, दैट इज अ वेक्टर। ओके, नाउ फोर्स आल्सो वेक्टर,
एंड दैट इज डिस्प्लेसमेंट आल्सो वेक्टर। इसके हिसाब से तो आपके पास क्या होना चाहिए, वर्क क्या होना चाहिए, दैट इज ये भी आपके पास वेक्टर क्वांटिटीज होनी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि यहाँ पे वर्क आपके पास वेक्टर क्वांटिटीज नहीं बल्कि स्केलर क्वांटिटीज है, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे दो वेक्टर का आपके पास क्या डॉट प्रोडक्ट आ रहा है, क्या आ रहा है, डॉट प्रोडक्ट आ रहा है। तो यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा, वर्क आपके पास होगा दैट इज स्केलर क्वांटिटी, क्वांटिटी। ओके, तो मैं यहां देख सकता हूं कि वर्क आपके पास स्केलर क्वांटिटीज है, बिकॉज क्योंकि दो जो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आपके पास आता है वो डॉट प्रोडक्ट आपको पास क्या रिप्रेजेंट करता है, दैट इज नथिंग एल्स आपके पास स्केलर क्वांटिटीज, जिसको स्केलर क्वांटिटीज को हम सिंपल सा कहते हैं अदिश राशि। अदिश राशि, और ये आपके पास कहलाता सदिश, सदिश। ठीक है, तो दो सदिशों का जो डॉट प्रोडक्ट होता है, बिंदु गुणन होता है, वो बेसिकली रिप्रेजेंट करता है किसको, अदिश राशि को, अदिश को। तो ये आपके पास केसेस बन गया। अब हम नेक्स्ट में देख लेते हैं कि इसका यूनिट क्या बनेगा। तो मैं यहाँ सिंपल सा कंक्लूजन करता हूँ कि दैट इज फोर्स इक्वल्स टू वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स की जो हमारे पास यूनिट होती है दैट इज न्यूटन, एंड डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा, जब कोई भी वस्तु विस्थापित होती है तो या तो वो मीटर में हो, सेंटीमीटर में हो या मिलीमीटर में हो, बेसिकली वो लेंथ के डायरेक्शन में ही होगी या लेंथ की प्रॉपर्टी में ही उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ये आपके पास हो जाएगा दैट इज मीटर। तो बेसिकली वर्क इक्वल्स टू आपके पास क्या बन जाएगा, न्यूटन मीटर। ठीक है, ये न्यूटन मीटर आपके पास क्या बन जाएगा, जो है कि इसकी यूनिट बन जाएगी, जिसको हम सिंपल सा मात्रक बोलते हैं, दैट इज मात्रक और यूनिट। ठीक है, ये आपके पास कंप्लीटली क्या बन जाएगा, यूनिट बन जाएगी। अब ये जो आपके पास है ये बेसिकली एक SI जो है कि यूनिट में हम इसको क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं कि अगर SI यूनिट ऑफ वर्क दैट इज न्यूटन मीटर, बेसिकली ऑप्शंस में गिवन हो तो न्यूटन मीटर। अब हम लेके यहाँ पे चलते हैं कुछ चीजें कि हमारे पास जो कंक्लूजन आया हुआ वो किस तरह का आया हुआ कि हम भाई न्यूटन मीटर को कहीं और किसी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या। तो अगर मैं रिप्रेजेंटेशन की बात करूं तो क्या हो सकता है, आपके पास है जो वर्क डन होता है दैट इज वर्क डन इक्वल्स टू दैट इज न्यूटन मीटर इक्वल्स टू जूल, इसको हम सिंपल जूल भी लिखते हैं, दैट इज जूल। ठीक है, ये आपके पास क्या बनेगा, जूल। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ दैट इज 1 न्यूटन मीटर इक्वल्स टू दैट इज 1 जूल। ठीक है, ये आपके पास कंसिडरेशन बन जाएगा। तो जूल को हम सिंपल रिप्रेजेंट करते हैं 1J, दैट इज J फॉर जूल, और जूल क्या होता है आपके पास, ये भी आपके पास एक SI यूनिट है, SI यूनिट है। ठीक है, यूनिट SI यूनिट है, ये भी आपके पास किसका, वर्क का। तो वर्क का हमारे पास दो यूनिट मिल गया, एक तो न्यूटन मीटर मिल गया और दूसरा आपके पास क्या मिल गया, दैट इज जूल, जो कि किसके इक्वल है, न्यूटन मीटर के इक्वल है। ठीक है, अब नेक्स्ट केसेस में हम इसको लेके चलते हैं कि अगर मैं इसी को ब्रेक डाउन करता हूं, ठीक है, जो है कि न्यूटन मीटर को, तो बेसिकली हमारे पास क्या बनेगा, न्यूटन को अगर मैं लिख सकता हूं तो दैट इज किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू दैट इज मीटर। ये आपके पास क्या बन जाएगा, जो है कि पूरा कंप्लीट न्यूटन मीटर का। बेसिकली जो आपके पास केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ये किसके इक्वल है, दैट इज न्यूटन के, और मीटर बेसिकली मीटर को मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये पूरा का पूरा आपस में मल्टीप्लाइड होने के बाद क्या बन जाएगा, दैट इज केजी मीटर स्क्वायर अपॉन क्या बन जाएगा, दैट इज सेकंड स्क्वायर। ठीक है, केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, ये आपके पास कंप्लीटली बन जाएगा, और यही आपके पास क्या बनेगा, 1 जूल के इक्वल भी बन जाएगा। नाउ गाइस एक चीज यहाँ पे और भी चीजें हैं। ठीक है, मैं चाहूँ तो यहाँ से जो है कि एक नया जो है कि यूनिट प्रोड्यूस करूंगा, और वो यूनिट बेसिकली कुछ नहीं है, जब हम इसको केजी को ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, दैट इज ग्राम, मीटर को क्या करेंगे सेंटीमीटर में, सेकंड को सेकंड स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर। तो ये जो ग्राम सेंटीमीटर है बेसिकली ये आपके पास रिप्रेजेंट कर देगा किसको, डाइन को, किसको रिप्रेजेंट कर देगा, डाइन को। ठीक है, और डाइन इंटू ये आपके पास क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। तो ये आपके पास कंप्लीटली बन जाएगा डाइन इंटू सेंटीमीटर यहाँ से। ठीक है, अब अगर मैं इस चीजों को देखना चाहूँ, ये वाला कंटिन्यू अगर फिर से मैं देखना चाहूँ तो क्या देख सकता हूँ, इस चीजों को यहाँ से हम देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने लिख दिया दैट इज डाइन इंटू क्या हो गया, सेंटीमीटर, और ये बेसिकली डाइन इंटू सेंटीमीटर किसको रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे आपके पास जूल था, और डाइन इंटू सेंटीमीटर आपके पास रिप्रेजेंट करता है किसको, अर्ग को, किसको, अर्ग को। ठीक है, किसको रिप्रेजेंट करता है, अर्ग को। तो ये भी आपके पास क्या होता है, ये आपके पास वर्क का क्या हो गया, वर्क की यूनिट हो गई, यूनिट ऑफ वर्क, और किसमें ये हो गया, सीजीएस में, किसमें हो गया, सीजीएस में। और यहाँ पे जो आपके पास बेसिकली मैं अर्ग की बात कर रहा हूं, तो ये भी आपके पास क्या हो गया, यूनिट ऑफ वर्क हो गया, यूनिट ऑफ
वर्क हो गया, ये भी किस में आपके पास है, सीजीएस में बेसिकली, ठीक है। तो हमारे पास हम देख सकते हैं कि जब एसआई यूनिट की बात मैं कर रहा हूं सिंपली, तो हमारे पास क्या बन रहा है, या तो न्यूटन मीटर आ रहा है या फिर हमारे पास क्या आ रहा है, जूल आ रहा है, ठीक है। लेकिन मैं सीजीएस यूनिट की बात कर रहा हूं, जब मैं इसी को ब्रेक डाउन कर रहा हूं, तो ब्रेक डाउन करने के बाद हमारे पास जो सीजीएस यूनिट में आ रहा है, डाइन सेंटीमीटर आ रहा है, या फिर वो आपके पास क्या आ रहा है, अर्ग आ रहा है। दोनों आपके पास यूनिट ऑफ वर्क डन है और जो कि सीजीएस यूनिट ही है आपके सामने। अब मैं इस वाले इसको लेके चलता हूं, बेसिकली यहां से क्या निकलेगा, तो मैं इसको जब लेके आगे चलता हूं तो देखिए क्या होता है, यहां से हम निकाल देंगे इसके बीमाएं, बीमाएं मींस डायमेंशन, ठीक है। तो मैं यहां पे बात कर देता हूं डायमेंशन की, डायमेंशन, ठीक है। तो डायमेंशन बेसिकली हमारे पास क्या निकलेगा, देखिए डायमेंशन में हमारे पास बेसिकली टोटल जो है कि 3 फंडामेंटल, या वैसे तो मैं अगर फिजिक्स के कॉन्सेप्ट से देखना चाहूँ तो हमारे पास टोटल 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, 3 डायमेंशन है, उसको लेके हम आगे चलते हैं और उसको देखते हैं कि बेसिकली उसको हम कन्वर्ट कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे सिंपल सा बात करना चाहूँ किसका, लेंथ का, लेंथ की बात करना चाहूँ तो लेंथ का डायमेंशन हम L से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं यहाँ पे सिंपल सा मास की बात करूँ तो मास का डायमेंशन दैट इज कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, और टाइम की बात करूँ यहाँ पे तो टाइम का डायमेंशन दैट इज हम T से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहीं पे इन सबको इलिस्ट्रेट करेंगे, ठीक है, कि कैसे इसमें इंप्लीमेंट करना है। अब जो आपके चूंकि लेंथ होता है तो लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर, तो जहाँ मीटर आएगा वहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर देंगे, L। उसके बाद मास की यूनिट क्या होती है, दैट इज kg, तो जहाँ kg आएगा वहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करेंगे, m। और टाइम का यूनिट क्या होता है, दैट इज सेकेंड, तो जहाँ पे सेकेंड आएगा वहाँ पे क्या यूज करेंगे हम, दैट इज टाइम, ठीक है। अब मैं इसको लेके चलता हूँ ये वाला कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तो अगर मैं इसको लेके चलूंगा आगे तो क्या बनेगा, दैट इज kg मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए जहाँ पे kg है वहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, सिंपल सा m, तो ये हो गया m। अब इसके ऊपर एक पावर लिख सकता हूँ बिकॉज क्योंकि यहाँ पे 1 पावर हम उसको रख सकते हैं, ठीक है। अब मीटर है तो मीटर की जगह आपके पास क्या लगेगा, ये रहा मीटर, और मीटर की जगह क्या लिख सकते हैं, लेंथ। तो L, और L के ऊपर पावर क्या था यहाँ पे, दैट इज 2, तो मैंने 2 लिख दिया, डिवाइडेड बाई सेकेंड है तो सेकेंड का क्या है, दैट इज T, तो T है, और पावर क्या इसका 2 है। अब मैं इन दोनों को इन ब्रैकेट में क्या करता हूँ, बंद कर देता हूँ, ये मैंने इन ब्रैकेट में बंद कर दिया। अब नेक्स्ट केसेस में अगर मैं देखूंगा तो m टू द पावर 1, L टू द पावर 2, और इसको जब मैं डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में कन्वर्ट करूंगा तो इट विल गो ऑन लाइक t टू द पावर -2, तो ये कंप्लीटली उसकी क्या हो जाएगी, बीमा हो जाएगी। तो ये आपके पास क्या बन गई, दैट इज बीमा, ठीक है। किसकी बीमा, वर्क डन की या वर्क की, ठीक है। ये कंप्लीटली आपके पास वर्क डन की कंप्लीट बीमा बन गई। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने क्या क्या चीजें कंसीडर की है, ठीक है। हमने सबसे पहले वर्क की डेफिनेशंस को कंसीडर किया, उसके बाद जो है कि वर्क के फॉर्मूले को और उससे रिलेटेड जो है कि उसके यूनिट्स और जो है कि यूनिट कन्वर्जन्स के बारे में हमने ध्यान दिया, ठीक है। एक चीज आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि हम सीधे जो है कि जूल को अर्ग से कैसे रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। चूंकि जो आपके पास जूल है वो एसआई सिस्टम में है और जो आपके पास अर्ग है वो सीजीएस सिस्टम में, ठीक है। तो सीजीएस सिस्टम, एसआई सिस्टम को सीजीएस सिस्टम में जब मैं रिलेट करूंगा तो हमारे पास क्या बनेगा, 1 जूल इक्वल्स टू 10 टू द पावर 7 अर्ग, ये आपके पास कंप्लीटली बनेगा, ये आपके पास कंप्लीट रिलेशन होता है, ठीक है। 1 जूल इक्वल्स टू 10 टू द पावर 7 अर्ग कंप्लीटली, या फिर मैं इसको ऐसे रिलेट कर सकता हूं कि दैट इज 1 अर्ग इक्वल्स टू 1 अर्ग इक्वल्स टू 10 टू द पावर -7 जूल, आपके पास कंप्लीटली ये बन जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास बेसिक फंडा ये आ गया। अब उसके बाद हम जो डिस्कस करेंगे, तो अब नेक्स्ट टॉपिक हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हमारे पास क्या बनेगा, एनर्जी। हम यहाँ पे देख लेते हैं, दैट इज एनर्जी, एनर्जी, ठीक है, बेसिकली एनर्जी। तो अब एनर्जी के केस में देख लेते हैं, फिर हम क्या करेंगे, वर्क एनर्जी को क्या कर सकते हैं, आपस में रिलेट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे यही देख लेते हैं कि एनर्जी बेसिकली होती क्या है। तो एनर्जी कुछ नहीं होती बेसिकली, अगर मैं एनर्जी को डिफाइन करूँ तो ये क्या हो सकती है कि आपकी किसी भी चीज़ कार्य करने की क्षमता को बेसिकली की कैपेसिटी टू प्रोड्यूस वर्क, या फिर कार्य करने की जो क्षमता होती है बेसिकली दैट इज सिंपली नोन एज एनर्जी या ऊर्जा कहलाती है, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम यहाँ पे हमारे पास इस तरह के कभी क्वेश्चंस नहीं आएंगे वनडे एग्जाम में कि एनर्जी क्या होती है और जो है कि कैसे होती है, ठीक है। हमारे पास जो क्वेश्चंस आएगा टाइप्स ऑफ एनर्जी आएंगे और जो है कि उसके यूज़ कहाँ कहाँ पे होते हैं बेसिकली, और कौन सी डिवाइसेस कौन सी एनर्जी को प्रोड्यूस करती है, और उसके कैलकुलेशन से रिलेटेड अगर लिटिल बिट आ गया तो आ गया, अदरवाइज
अदरवाइज उसके फार्मूले करेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, यूनिट से रिलेटेड आते हैं, डायमेंशन से रिलेटेड आते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पे देखेंगे कि कुछ डिवाइसेज होती हैं जो एनर्जी को प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है, और वो कौन सी एनर्जी को किस में कन्वर्ट करती है वो चीज़ें हम देखेंगे। उसके बाद उसके डायमेंशंस के बारे में देखेंगे और उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि उसका जो है कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद लॉसेस होते हैं या नहीं होते हैं, नहीं होते हैं तो क्यों नहीं होते हैं, सब सारी चीज़ें हम जो है कि बेसिकली यहाँ पे देखेंगे गाइस, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो एनर्जी की बात करते हैं तो हमारे पास बेसिकली एनर्जी को हम जो है कि अगर मैं डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग इसको डिफाइन करूँ तो बेसिकली ये कुछ नहीं होती है, कार्य करने की जो क्षमता होती है वो क्या कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है, या फिर कैपेसिटी टू डू वर्क या कैपेसिटी टू डू या कैपेसिटी टू प्रोड्यूस वर्क दैट इज सिंपली नोन एज अ एनर्जी, ठीक है। ये आपके पास टोटल कॉन्सेप्ट बन जाएगा, कार्य करने की क्षमता, बेसिकली आप इसको नोट कर सकते हैं, या फिर मैं यहाँ पे इसको नोट कर देता हूँ कि यहाँ पे कार्य करने की क्षमता, ठीक है, ये आपके पास क्या होगे, कार्य करने की जो क्षमता होती है वो बेसिकली क्या होती है आपके पास है, एनर्जी कहलाती है, ठीक है। या फिर इसको मैं अगर लिखना चाहूँ तो यहाँ पे लिख सकता हूँ कैपेसिटी टू डू वर्क, ठीक है, कैपेसिटी टू डू वर्क बेसिकली आपके पास कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे जो एनर्जी को कंप्लीटली अगर क्लासिफाई करना चाहूँ तो जो है कि 2-3 तरीकों से डिफाइन कर सकता हूँ। सबसे फर्स्ट वन आपके पास बन जाएगा दैट इज मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी जिसको हम बोलते हैं यांत्रिकी ऊर्जा, यांत्रिकी ऊर्जा, ठीक है। नेक्स्ट वन आपके पास बन जाएगा टोटल जो है, फर्स्ट वन तो आपके पास यांत्रिकी ऊर्जा हो गया, ठीक है। अब उसके बाद हम देख लेते हैं गतिज ऊर्जा, ठीक है, जिसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट वन आपके पास जो बन जाएगा वो बनेगा दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जिसको बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। ये आपके पास कंप्लीट बनेगा। लेकिन गाइज यहाँ पे बस बातें यहाँ खत्म ये नहीं होती कि यांत्रिकी ऊर्जा या गतिज ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा में ही होता। बेसिकली हम जब एनर्जी के बारे में डिस्कस करना शुरू करते हैं तो बहुत सारी एनर्जी हमारे सामने आती हैं, जैसे कि गुरुत्वाकर्षण जो है कि ऊर्जा, ठीक है, ग्रेविटेशनल एनर्जी, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, उसके बाद जो है कि जो है स्प्रिंग एनर्जी, ठीक है, ये और जो है कि न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है, बहुत सारी एनर्जी हमारे सामने खुल के आती है, ठीक है। तो बेसिकली अगर फंडामेंटल रूप से देखा जाए तो किसी भी बॉडी के अंदर या तो मैकेनिकल एनर्जी स्टोर्ड होगी या फिर काइनेटिक एनर्जी होगी, बिकॉज ऑफ या तो वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स हो या वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल हो या वेलोसिटी ऑफ कंप्लीट बॉडी, किसी भी कंप्लीट या पूर्ण जो है वस्तु के गति से जो ऊर्जा उत्पन्न हो वो आपके पास क्या हो सकती है, गतिज ऊर्जा हो सकती है, या तो फिर उसके अणुओं के या फिर जो है कि पर्टिकुलर किसी कण के, ठीक है। तो ये जस्ट बिकॉज ऑफ मोशन जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जस्ट इट इज नोन एज अ काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट वन केसेस में मैं स्थितिज ऊर्जा देख सकता हूँ, ये किसी केस में वैलिड हो सकता है ये गतिज ऊर्जा, ठीक है, चाहे वो हम किसी पार्टिकुलर जो है पार्टिकल की बात करें या किसी पर्टिकुलर सिस्टम की बात करें, अगर उसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड हो रही है जस्ट बिकॉज ऑफ मोशन तो वो आपके पास क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। और मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ पोटेंशियल एनर्जी की। तो पोटेंशियल एनर्जी के केस में हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि किसी भी बॉडी के अंदर अगर एनर्जी स्टोर्ड होती है जस्ट बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ हाइट्स या एट लैटिट्यूड, ठीक है, यहाँ पे जो भी चीज़ें हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी है बेसिकली वो स्टोर्ड हो रही है उसकी हाइट या पोजीशन के चेंज होने से, ठीक है, तो वो आपके पास क्या हो जाएगी, कंप्लीटली जो स्टोर्ड एनर्जी होगी वो आपके पास स्थितिज ऊर्जा होगी, ठीक है। तो यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा का जो मेन पर्पस हो गया क्या हो गया, चेंज इन पोजीशन या हाइट, ठीक है। तो ये आपके पास स्टोर्ड एनर्जी हो गया, ये जो किसी भी बॉडी के अंदर जो है कि वैल्यूएबल हो सकती है। जहाँ पे आपकी काइनेटिक एनर्जी फिनिश होगी वहीं पे आपके पास पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, ये हम बोल सकते हैं। या फिर ये बोल सकते हैं कि जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी वहाँ पे जो है कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने किसी बॉल को ड्रॉप कर दिया, तो ड्रॉप करते समय जब मैंने बॉल को यहाँ से छोड़ना शुरू किया, जैसे ये बॉल मैंने यहाँ पे पकड़ रखा, तो जस्ट बिकॉज ये आपके पास ग्राउंड लेवल से यहाँ तक हाइट है, तो इस पॉइंट में अभी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम एनर्जी, और यहाँ पे बॉडी के अंदर कोई रेस्ट नहीं है, कोई मोशन नहीं है, तो ये बॉडी क्या होगी आपके पास, दैट इज
पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा। लेकिन जैसे मैंने इसको छोड़ दिया तो जब मूव करते हुए नीचे आएगी तो इसकी हाइट कम होगी, पोजीशन चेंज होगा और वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होने लग जाएगी और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होने लग जाएगी, बिकॉज क्योंकि उसके अंदर क्या होगा, वेलोसिटी जनरेट होगी और वो मैक्सिमम होती जाएगी। और मैकेनिकल एनर्जी के केसेस में आपके पास सामने बहुत सारी एनर्जीज आती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने किसी के ऊपर फोर्स लगा दिया, फोर्स लगाने के बाद फॉर एग्जांपल स्प्रिंग एनर्जी की मैं बात कर देता हूं। तो स्प्रिंग एनर्जी में क्या करते हैं, हम स्प्रिंग को एक बार जो है कि स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं और खींचने के बाद उसके एक्सटेंशन से या फिर उसके इलास्टिक रीजन से या उसके प्रत्यास्था के गुण की वजह से उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड होती है उसके अगेंस्ट उसको रिकवर करने के लिए वो आप बेसिकली आपके पास मैकेनिकल एनर्जी का ही एक क्या होता है, पार्ट होता है। तो हम इस तरह से जो सारी एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे और वो हम किस जो है कि आगे चलते हैं थोड़ा देखते हैं, ठीक है। तो अब ये तो हो गया हमारे पास, ठीक है। लेकिन अब एनर्जी कितने प्रकार के होते हैं, बेसिकली ये सब सारी चीजें हम यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। एनर्जी के कुछ अन्य प्रकार भी हैं, कैसा कैसा वो प्रकार हम यहाँ पे देख लेते हैं। नंबर 1 अगर मैं देखना चाहूं तो थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी बेसिकली थर्मल एनर्जी क्या है, उष्मीय ऊर्जा के नाम से भी कहते हैं, उष्मीय ऊर्जा, ठीक है। उष्मीय ऊर्जा बेसिकली जो उष्मा की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जो हीट की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो आपके पास क्या होती है, उष्मीय ऊर्जा होती है। नेक्स्ट वन अगर मैं इसको देखना चाहूँ हमारे पास तो नेक्स्ट जो आ जाएगा वो होगा न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी जिसको मैं लिख सकता हूं परमाणु ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइप की जो एनर्जी होगी वो आपके पास क्या होगी, न्यूक्लियर एनर्जी। नेक्स्ट वन अगर मैं इसको देखना चाहूं तो आपके पास बनेगी केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी जिसको मैं बोल सकता हूं रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। नेक्स्ट आपके पास जो बनेगा वो होगा आपका दैट इज ग्रेविटेशनल एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी जिसको हम बोल सकते हैं गुरुत्वीय ऊर्जा, गुरुत्वीय ऊर्जा। नेक्स्ट देख सकते हैं हमारे पास ये ग्रेविटेशनल एनर्जी हो गया, केमिकल एनर्जी होगी, न्यूक्लियर एनर्जी होगी, थर्मल एनर्जी होगी। नेक्स्ट जो एनर्जी हमारे पास आता है वो मैंने ऑलवेज कंसीडर कर दिया दैट इज काइनेटिक एनर्जी। उसके बाद मैंने कंसीडर कर दिया दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, और उसके बाद मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया दैट इज मैकेनिकल एनर्जी। उसके बाद भी कुछ और एनर्जी आती है जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इसको स्थिर विद्युतीय ऊर्जा कहते हैं, स्थिर विद्युतीय ऊर्जा। स्थिर विद्युतीय ऊर्जा। उसके बाद और भी ढेर सारे हमारे पास एनर्जी होते हैं जिसको मैं यहाँ पे मेंशन कर सकता हूँ। जैसे आपके पास हो गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जिसको हम जो सिंपल विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ विंड एनर्जी, ठीक है, वायु ऊर्जा। उसके बाद हम यहाँ पे लिख सकते हैं जो हाइड्रो एनर्जी, या फिर मैं सिंपल सा हाइड्रो एनर्जी जो बेसिकली होती है वो वाटर की वजह से होती है, ठीक है, तो उसको मैं मेंशन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये बेसिकली मेन रूप से हमारे पास है। तो ये थर्मल हो गया, न्यूक्लियर हो गया, केमिकल हो गया, ग्रेविटेशनल हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया और विंड एनर्जी हो गई, ठीक है। तो और नो डाउट अगर आप मेंशन करना चाहो तो यहाँ पे सोलर एनर्जी भी लिख सकते हो,
सोलर एनर्जी जो आपके पास हो जाएगी सौर ऊर्जा, या फिर जो है कि सूर्य ऊर्जा के नाम से भी इसको हम क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास कंप्लीट बनेगा। ठीक है, तो ये हमने टोटल एनर्जी के फॉर्म देख लिया। अब जो नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं वो हम इसलिए वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम गतिज ऊर्जा डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद जो स्थितिज ऊर्जा, उसके बाद आगे चल के एक एक को डिस्कस करते जाएंगे, और इसमें ज़्यादा डीप में हमें नहीं जाना है। अब मैं यहाँ पे नोट करता हूँ दैट इज गतिज ऊर्जा। ठीक है, गतिज ऊर्जा को स्टार्ट करता हूँ, और गतिज ऊर्जा में बेसिकली मैंने अभी बता दिया था कि जब किसी भी वस्तु के अंदर ऊर्जा का संचरण होता है या फिर वो ऊर्जा को संचरित करती है, और उसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ वस्तु की गति हो, मतलब वस्तु की गति की वजह से अगर उसके अंदर ऊर्जा संचरित होती है तो वो आपके पास सिंपली क्या कहलाता है, गतिज ऊर्जा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कि जब किसी वस्तु में ऊर्जा का संचरण उसकी गति के कारण हो तो गतिज ऊर्जा होती है। बेसिकली। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जब किसी वस्तु में जो है कि ऊर्जा का संचरण उसकी गति के कारण होती है, किसकी वजह से, गति के कारण होती है, तो वो आपके पास क्या कहलाता है, गतिज ऊर्जा कहलाता है बेसिकली। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो गतिज ऊर्जा होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं काइनेटिक एनर्जी मीन्स के ई से, और जो के ई होता है सिंपल सा वो आपके पास क्या होता है, ये अगर मैं इसको थियरेटिकली देखूं तो जब मैं वर्क और जो है ऊर्जा मतलब कार्य और ऊर्जा का जो आपके पास संरक्षण का नियम है उसके हिसाब से अगर मैं इधर लेके चलूं तो आपके पास जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है वो होती है वो टोटल वर्क डन के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, कंप्लीटली वर्क डन के इक्वल होता है। ठीक है, टोटल वर्क डन के इक्वल होता है। ये मैं प्रूव नहीं करने जा रहा बिकॉज क्योंकि थियरेटिकल आपके जो है कि नहीं पूछता कि एक्सप्लेनेटरी बताइए, बस वैसे नॉर्मल जो है कि आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे ये चीज़ें नहीं पूछी जाती। तो बस मैं इतना आपको बता रहा हूँ कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो टोटल वर्क डन के इक्वल होता है, और बेसिकली जो वर्क डन और काइनेटिक एनर्जी का जो कंप्लीट रिलेशन होता है जो संरक्षण के नियम के अकॉर्डिंग, मतलब द थ्योरम ऑफ एनर्जी एंड वर्क कंजर्वेशन, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज़ 1/2 मास इंटू दैट इज़ वेलोसिटी। ये आपके पास कंप्लीट फार्मूला बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि जब आपके पास टोटल काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करना होगा तो 1/m इंटू वी स्क्वायर से हम क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ अगेन अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूँ कि आपके पास m क्या है, तो गाइज आपको पता है कि मास है, और v क्या है, दैट इज़ वेलोसिटी। ठीक है, मतलब कि ये आपके पास द्रव्यमान है और ये आपके पास क्या बन गया, उसकी गति या वेग बन गया। ठीक है, तो बेसिकली काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट ये करते हैं। अगर मैं यहाँ पे देखना चाहूँ कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी है। ठीक है, स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी अगर मैं इसको बोल सकता हूँ तो स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी है। अगर मैं यहाँ पे वेलोसिटी को सिंपल लिटिल बिट भी इंक्रीज कर देता हूँ तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब दो चीज़ें यहाँ पे और है, क्वेश्चन जो हमारे सामने उठाए जाते हैं बेसिकली कैसे कैसे उठाए जा सकते हैं, ये चीज़ें देखिए बहुत जेन्युइन क्वेश्चन उठाए जाते हैं। ठीक है, जिसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में सबसे फर्स्ट नंबर ये आता है कि अगर किसी भी बॉडी के मास को 2 गुना कर देते हैं, मास को 2 गुना कर देते हैं, मतलब मास आपके पास क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी में क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो गाइस यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी होता है 1/2 इंटू मास जो आपके पास कितना हो गया, 2 गुना हो गया, तो 2 इंटू एम ये हो गया इंटू वी स्क्वायर, यही आपके पास बनेगा। तो जब हम और जो है कि अगर मैं यहाँ पे वेलोसिटी को नियत रख देता हूँ, ये आपके पास क्या हो जाएगा, नियत हो जाएगा। ठीक है, कांस्टेंट जिसको बोल सकता हूँ मैं। तो अगर यहाँ पे वेलोसिटी को मैं नियत या कांस्टेंट रख दिया तो उस केसेस में जो गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी का मान होगा वो कंप्लीटली 2 इंटू 1/2 इंटू एम इंटू वी स्क्वायर लिख सकता हूँ गाइस। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और देख सकते हैं कि जो 1/2
2 इंटू वी स्क्वायर है वो बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं इसी फॉर्मेट को आगे अगर लेके चलता हूं तो 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी बन जाएगा टोटल काइनेटिक एनर्जी के इक्वल, या फिर ये काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट इसको रिप्रेजेंट कर देता हूं जो कि मास का जो प्रारंभिक मास है उसको डबल करने पे जो टोटल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी जो है उसकी डबल हो जाएगी जब उसकी वेलोसिटी को हम क्या करेंगे जो है कि बढ़ा देंगे। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे हम ये देख सकते हैं। ठीक है, अब सेकेंड केसेस में हमारे पास क्या बन जाएगा, अब देख लेते हैं। अगर मैं इसकी वेलोसिटी को जो है कि 2 गुना बढ़ा दिया, सेकेंड केसेस में हो जाएगा कि अगर वेलोसिटी है वो आपके पास 2 गुना बढ़ गई, ठीक है, तो कैसा होगा काइनेटिक एनर्जी के अंदर चेंजेस, तो वो देख लेते हैं हमें। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू बन जाएगा आपके पास के ई इक्वल्स टू 1/2 इंटू एम इंटू और 2 इंटू वी, तो इसका कंप्लीट का स्क्वायर बन जाएगा। ये आपके पास कंप्लीट जो है कि बनेगा क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको 2 गुना कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर काइनेटिक एनर्जी आपके पास 1/2 इंटू एम इंटू 4v स्क्वायर बन जाएगा। गाइज यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4 इंटू 1/2 इंटू एम इंटू वी स्क्वायर, ये आपके पास कंप्लीटली बन जाएगा काइनेटिक एनर्जी के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब मैं देख सकता हूँ कि टोटल ये जो m हाफ इंटू एम वी स्क्वायर है वो टोटल किसके इक्वल है, काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे मैं इसको डैश से रिप्रेजेंट कर देता हूँ क्योंकि हमने इसकी वेलोसिटी को बढ़ाने के बाद जो काइनेटिक एनर्जी को माप रहे हैं। तो टोटल यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी या टोटल काइनेटिक एनर्जी, जब हम उसकी वेलोसिटी को 2 गुना कर देते हैं तो उसकी प्रारंभिक काइनेटिक एनर्जी का 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, बस हमारे पास इस तरह के ही क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन ये आता है कि जब हम किसी भी वस्तु, जब कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है और उसके मास को 2 गुना कर देते हैं, ठीक है, उसकी प्रारंभिक जो काइनेटिक एनर्जी अगर 5 किलो जूल है या 5 जूल है तो उसके मास को 2 गुना कर देने पे उसकी जो है कि जो काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है, तो मास को बदलने चेंज कर देने पे जैसे 2 गुना कर दिया, डबल कर दिया, तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने कि उसके मास को डबल कर दिया, तो मास डबल करने के बाद उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई है, 2 गुना हो गई है। ठीक है, वो किसके केसेस में, जब हम उसकी वेलोसिटी को क्या करते हैं, नियत रख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट केसेस में हम यहाँ पे एक चीज़ और देख सकते हैं कि यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो 1/2 इंटू एम इंटू 2v स्क्वायर है। जब हम उसकी वेलोसिटी को 2 गुना करते हैं, तो जब उसकी वेलोसिटी को हम 2 गुना कर देते हैं, तो जो वेलोसिटी को 2 गुना कर देंगे तो यहाँ पे आपके पास जो टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो प्रारंभिक काइनेटिक एनर्जी का कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। ये इस तरह का कुछ हमारे सामने जो कॉन्सेप्ट आते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक चीज़ और देख सकते हैं कि जो एनर्जी होती है बेसिकली इसका जो मात्रक होता है या फिर जो उसकी यूनिट होती है वो क्या होती है, यहाँ पे मैं नोट कर सकता हूँ कि मात्रक। ठीक है, तो मात्रक के केस में हम इसको एक बार इसी वाले फॉर्म से रिप्रेजेंट करते हैं। कौन से, इस वाले जो कि फॉर्म से रिप्रेजेंट करते हैं। तो काइनेटिक इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू आपके पास हो जाएगा 1/2 गुणे, ठीक है, एम क्या आपके पास है, द्रव्यमान, द्रव्यमान को किससे लिखते हैं, दैट इज केजी से और इनटू, और ये v है तो v आपके पास क्या होती है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी का मतलब होता है मीटर पर सेकेंड, तो ये हो जाएगा आपके पास मीटर पर सेकेंड और दोनों का स्क्वायर है तो मैं यहाँ पे क्या कर दिया, दैट इज स्क्वायर कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर कर दिया, तो चूंकि ये आपके पास एक नियतांक है या नियतांक है, इसको मैं नियतांक के रूप में ले लेता हूँ, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू आपके पास टोटल जो बनेगा वो हो जाएगा kg इंटू एम स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर, ये कम्प्लीटली बन गया। ठीक है, और ये अगर मैं इसको अलग अलग फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, kg मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर इंटू दैट इज मीटर। ठीक है, और ये आपके पास क्या बन जाएगा, न्यूटन, तो ये हो गया न्यूटन इंटू मीटर, ये हो जाएगा टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो हम देख सकते हैं कि ये तो टोटल वर्क वाला ही यहाँ पे मात्रक प्रोड्यूस हो रहा है, बिकॉज क्योंकि वर्क में भी हमने लिखा था न्यूटन इंटू मीटर जो कि किसके इक्वल था, दैट इज जूल के। ठीक है, जो कि जूल के इक्वल था। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा था कि जो आपके पास टोटल काइनेटिक एनर्जी है वो ऑलमोस्ट वर्क डन के इक्वल होता है, बिकॉज क्योंकि सबसे पहली बात तो यहाँ पे हमारे पास यूनिट इनकी से मिल गई। दूसरी बात यहाँ है कि जब हमारे पास, जब हम किसी भी वस्तु के ऊपर वर्क करेंगे तभी तो उसके अंदर जो है कि एनर्जी स्टोर्ड होगी, चाहे वो किसी तरह की एनर्जी स्टोर्ड हो, बिकॉज क्योंकि एनर्जी ही आपके पास वहाँ पे वर्क में या वर्क ही एनर्जी में कन्वर्ट होती है बेसिकली। ठीक है, ये हमारे सामने कुछ चीज़ें सामने आती हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं कि हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी का जो काइनेटिक एनर्जी है इसका जो कंप्लीट मात्रक बनेगा वो आपके पास क्या बनेगा, न्यूटन मीटर या फिर जूल, ये आपके पास कंप्लीट होता है। ठीक है, अब जूल में हम यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि 1 किलो जूल, 1 किलो जूल का मतलब होता है 10⁻³ जूल। ठीक है, 1 मेगा जूल,
1 मेगा जूल का मतलब 10⁶ जूल, ठीक है। इस तरह से कंप्लीटली हमारे सामने जो एग्जाम क्वेश्चंस में क्या करते हैं वो दिए जाते हैं, ठीक है। अब मैं अगर इसका जो है कि डायमेंशंस की बात करूं कि नहीं इसके डायमेंशंस क्या होंगे, तो डायमेंशंस को बेसिकली हम उसी फॉर्म में लिखेंगे जो हमने वर्क का फॉर्म लिखा था। तो वर्क में बेसिकली हमने क्या लिखा था, काइनेटिक एनर्जी, तो इसको जब हमने डायमेंशन के फॉर्म में कन्वर्ट किया था तो हमारे पास क्या हो गया था, m1 L²T⁻², बेसिकली यही आपके पास किसका जो है कि डायमेंशन था, ये आपके पास वर्क डन का डायमेंशन था। तो बेसिकली हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो ऑलमोस्ट वर्क डन के इक्वल है या फिर जो है कि उसमें बदल जाती है, ठीक है। ये हमारे पास केसेस हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन इस तरह के अगर उठाया जाए कि कौन सी राशि का जो मात्रक और डायमेंशन जो है कि ऊर्जा के मात्रक और जो है कि डायमेंशन के बराबर होता है बीमा के, तो हमारे पास ऊर्जा का आएगा, चाहे वो गतिज ऊर्जा हो या फिर स्थितिज ऊर्जा हो, किसी तरह की ऊर्जा हो, उसका कार्य के जो है कि मात्रक और बीमा के बराबर उसकी टोटल बीमा और मात्रक आते हैं, ठीक है गाइस। अब हम नेक्स्ट में लेके चलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम स्थितिज ऊर्जा के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। स्थितिज ऊर्जा में मैंने पहले ही बता रखा था, यहाँ पे सिंपल सा मैं लिख दूँ, एनर्जी स्टोर्ड ड्यू टू चेंज इन पोजीशंस ओनली या पोजीशंस ओनली, ठीक है। तो सिंपल दैट इज एनर्जी स्टोर्ड ड्यू टू चेंज इन पोजीशन और पोजीशन ओनली, ठीक है। उसकी पोजीशन अगर चेंज होती है तो वो क्या बनेगा आपके पास है टोटल, उसके अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर्ड होगी, जो है कि स्थितिज ऊर्जा। या सिंपल अगर मैं इसको अनदर फॉर्म में हिंदी में लिखना चाहूँ तो उसकी स्थिति में परिवर्तन, स्थिति या स्थिति में परिवर्तन के कारण, ठीक है, परिवर्तन के कारण। बेसिकली मैं देख सकता हूँ कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या होती है, पोजीशन या चेंज इन पोजीशंस की वजह से जो स्टोर्ड होती है बॉडी के अंदर, दैट इज सिंपली पोटेंशियल एनर्जी। और मैं यहाँ पे इसको अगर अनदर फॉर्म में बोलना चाहूँ तो उसकी स्थिति या स्थिति में परिवर्तन की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है या उसके अंदर स्टोर्ड होती है, सिंपली नोन एज स्थितिज ऊर्जा। अब हम यहाँ पे फिर से रिलेट करना चाहेंगे, बेसिकली मैंने ये चीज़ें बता रखी है कि जो एनर्जी होता है ऑलमोस्ट वर्क डन के इक्वल होता है, या जो वर्क डन होता है ऑलमोस्ट एनर्जी के इक्वल होता है, बिकॉज क्योंकि हमने वहाँ पे देखा था कि जो एनर्जी का टोटल डायमेंशन था, मीन्स बीमा थी, वही बीमा वही डायमेंशन जो आपके पास एनर्जी का भी आया था जो वर्क का था, ठीक है। हम यहाँ पे चाहे एसआई या एमकेएस दोनों की बात करते हैं, ठीक है। और चूंकि हमने कन्वर्ट भी किया था कि 1 न्यूटन मीटर इक्वल टू 1 जूल या 1 जूल इक्वल टू 10⁷ अर्ग, ये चीज़ें हमने जो प्रूव करके देख लिया था, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कि जो आपके पास उसकी स्थिति में जो चेंज होते हैं वो स्थिति में चेंज कैसे किया जाए और एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने एक ये जो है कि प्लेन ले लिया और इस प्लेन से यहाँ से कुछ ऊंचाई पे मैंने एक बॉडी रख लिया, ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो कंप्लीट ऊंचाई है दैट इज़ हाइट है, जिसको मैं बोल सकता हूँ लैटिट्यूड, वो आपके पास कंप्लीटली क्या बन जाएगा, एच मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, इसको सपोर्ट कर लिया, ठीक है। एच ऊंचाई पे आपकी एक बॉडी है, ठीक है। अब यहाँ पे इस बॉडी के अंदर, ठीक है, इस बॉडी के अंदर जो सबसे मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड है वो आपके पास है पोटेंशियल एनर्जी बिकॉज ऑफ हाइट। और पोटेंशियल एनर्जी को जब हम न्यूमेरिकली मैथमेटिकली गणितीय रूप से जब रिप्रेजेंट करते हैं तो इट इज़ नथिंग, इट इज़ mgh के फॉर्म में होता है, ठीक है। जहां पे मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूं इट इज नथिंग, m दैट इज आपके पास क्या बनेगा मास, g आपके पास क्या बनेगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब उसको लिख सकता हूं गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। तो मैं यहां पे इसको लिख देता हूं कि दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ये h बेसिकली क्या है आपके पास है हाइट, ठीक है, या फिर इसको मैं ऊंचाई लिख सकता हूं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे अगर मैं हाइट जितना ज्यादा बढ़ाता जाऊंगा पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू उतनी ज्यादा मैक्सिमम होती जाए, बिकॉज क्योंकि हम बीच में क्या करेंगे मास को चेंज तो कर नहीं सकते। फॉर एग्जांपल जैसे ये मैंने ये मार्कर ले रखा है, अब इस मार्कर को मैंने सपोज ये आपके पास प्लेन सरफेस है तो इस प्लेन सरफेस से इतनी हाइट पे रख रखा, अब मैं मास इसमें से निकाल तो सकता नहीं, तो मास तो कांट बी चेंज ड्यूरिंग दैट वन ओनली। सो इसको या तो मैं इसकी हाइट को बढ़ा सकता हूँ या फिर इसको घटा सकता हूँ,
हूँ, ठीक है। तो जब मैं इसकी हाइट को बढ़ाऊंगा यहाँ पे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर मैंने इसकी हाइट को कम कर दिया तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बेसिकली ये रिलेशन होगा। तो यहाँ पे देख सकता हूँ कि यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। अब मैं सेकंड वाले कॉन्सेप्ट पे आ जाता हूं कि काइनेटिक एनर्जी बेसिकली क्या होता है। तो 1/2 इंटू एम इंटू वी स्क्वायर। तो मैंने देखा था कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी होती है सिंपली। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो बॉडी रेस्ट कंडीशन में है तो वेलोसिटी क्या है यहाँ पे, जीरो। जब वेलोसिटी जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी क्या बन जाएगी यहाँ पे, जीरो। मतलब अगर मैं किसी भी बॉडी पे एट अ सर्टेन टाइम एक निश्चित समय के लिए बात करूं तो उसके अंदर कोई एक एनर्जी स्टोर्ड हो सकती है। वो एनर्जी आइदर काइनेटिक हो सकती है या आइदर पोटेंशियल हो सकती है, ठीक है। अब देखो कैसे इस पॉइंट पे जो है कि आपके वेलोसिटी बिल्कुल मिनिमम है या फिर जीरो है तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो है। मैक्सिमम हाइट की वजह से इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। लेकिन जैसे जैसे मैं इस बॉडी को नीचे की तरफ ड्रॉप करता जाऊंगा, ड्रॉप सपोज कि मैंने यहाँ पे बॉडी को लेके आ गया, ये आपके पास एक पोजीशन हो गई, यहाँ पे बॉडी लेके आ गया। अब इस बॉडी पे लेके आया तो चूंकि यहाँ से यहाँ तक इसकी हाइट चेंज हो गई, जैसे h1 हाइट हो गई, ठीक है। और चूंकि यहाँ से यहाँ तक मूव करने में बॉडी यहाँ से यहाँ तक मूव करने में इसने कुछ वेलोसिटी लिया v1। अब मैं क्या देख सकता हूँ कि यहाँ पे जो बॉडी के अंदर कुछ वेलोसिटी भी जनरेट हुई है और चूंकि उसकी हाइट भी कम हुई है, तो जब उसकी हाइट कम हुई है तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कम होने लग जाएगी और यहाँ पे जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है वो धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगी। जैसे जैसे बॉडी नीचे गिरती जाएगी उसकी हाइट या उसकी पोजीशन चेंज होती जाएगी और जब उसकी पोजीशन h = 0 हो जाएगी तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। जैसे जैसे उसकी हाइट चेंज होगी वैसे वैसे उसका पोटेंशियल एनर्जी वैरी करेगा और अगर उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, अदरवाइज वो आपके पास डिक्रीज होगी अगर वेलोसिटी डिक्रीज होती है। तो सेकेंड फंक्शन में देख सकता हूं कि जहां पे आपके पास इस जीरो, अगर मैं इस ग्राउंड h = 0 मान लेता हूं, अगर इस ग्राउंड लेवल पे इसकी हाइट टोटल जीरो है तो वहां पे वेलोसिटी क्या होगी आपके पास, मैक्सिमम होगी। फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। तो जो वेलोसिटी जब मैक्सिमम हो जाएगी तो वहां पे आपके पास कंप्लीटली जो काइनेटिक एनर्जी बनेगी वो आपके पास क्या बनेगी, मैक्सिमम। तो मैं इस सर्टेन पॉइंट की बात कर लेता हूं, इस सर्टेन पॉइंट पे आपके पास क्या बनेगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा आपके पास, मैक्सिमम, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा आपके पास, दैट इज जीरो। ये केसेस आपके सामने बनेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ, मैंने बस मेरा ये सब सारा इलस्ट्रेशन का सिर्फ एक मतलब है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है जस्ट बिकॉज ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी जस्ट बिकॉज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। दोनों का रिलेशन आप में है। हाँ, अगर मैं इंडिविजुअल देखना चाहूँ तो पोटेंशियल एनर्जी जो जस्ट बिकॉज ऑफ हाइट ओनली, कि उसकी हाइट या उसका जो ऊंचाई है, पोजीशन है या स्थिति जो है उसकी वजह से उसके अंदर स्टोर्ड होती है। और काइनेटिक एनर्जी थी वो जो आपके पास किसकी वजह से थी, दैट इज वेलोसिटी के अंदर। ये जो चीजें हमने अभी यहाँ पे देखी हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम नेक्स्ट में आ जाते हैं, आपके पास है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के बारे में थोड़ा देखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब इस चीजों को हम देख लेते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। चूंकि मैंने यहाँ बात सारी पोटेंशियल एनर्जी की थी, सारा जो है कि जस्ट बिकॉज ऑफ हाइट होता है, लेकिन जब यहाँ पे बात आ गई आपके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की, तो इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रेविटी ऑफ सरफेस और बॉडी और अर्थ। में सिंपल सी बात करो हम, क्योंकि अर्थ पे यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे ग्रेविटेशन जो होगी टोटल, जस्ट ग्रेविटेशन की वजह से जो एनर्जी स्टोर्ड होगी सिंपली नोन एज ए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो जब किसी वस्तु के पथ, ठीक है, जब कोई भी एनर्जी की मैं बात कर लेता हूँ, मैं उसमें सपोज किया कि यहाँ पे ये आपके पास ग्राउंड है, ठीक है, ये ग्राउंड है और कोई भी बॉडी यहाँ पे है, ठीक है। अब ये बॉडी चाहे ऐसे गिरे, ऐसे गिरे, ऐसे गिरे या फिर ऐसे गिरे, ठीक है, किसी भी तरीके से गिरती अगर है, और जो एनर्जी है वो एनर्जी जो है निर्भर नहीं करती है किसके ऊपर, पाथ पे, पथ पे, या फिर सिंपल दैट इज पाथ पे, ठीक है। जब आपके पास एनर्जी पाथ पे निर्भर नहीं करती है, पाथ उसका कैसा भी हो, ठीक है, डजंट मैटर, लेकिन एनर्जी क्या होगी, ऑलवेज जो है सिर्फ और सिर्फ उसके एक नियत, एक कांस्टेंट एनर्जी प्रोड्यूस करे, वो उसके पाथ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं शो करेगी। तो वहाँ पे जो एनर्जी आपके पास स्टोर्ड होगी वो आपके पास कौन सी स्टोर्ड होगी,
ग्रेविटेशन के ऊपर, क्योंकि जो एनर्जी वहाँ पे जो डिपेंडेंसी शो करेगी वो जी के ऊपर ही निर्भर करेगी। ठीक है, किसके ऊपर निर्भर करेगी? जी के ऊपर निर्भर करेगी। तो अगर आपके पास जी के ऊपर कोई भी ऊर्जा अगर निर्भर करती है तो सिंपली वो आपके पास क्या होगी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में होगी। ठीक है, चाहे वो किसी भी ऊंचाई पे हो, वो ऊंचाई एक निश्चित ऊंचाई से किसी भी पॉइंट से किसी भी पथ से गिरती हो, अगर हम उसके पाथ के ऊपर डिपेंडेंसी शो नहीं करेंगे। क्योंकि गाइस अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं तो अगर पोटेंशियल एनर्जी में यही हाइट को अगर मैंने थोड़ा ऐसे कर दिया तो इसकी टोटल हाइट बढ़ जाएगी, ये आपके पास टोटल पाथ बढ़ जाएगा और वहाँ पे जैसे जैसे उसका पाथ चेंज होता जाएगा उसका जो है कि पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस होती जाएगी। लेकिन हम यहाँ जब गुरुत्वीय जो है कि स्थितिज ऊर्जा की बात करते हैं तो वो जो ऊर्जा होती है उसके गुरुत्वाकर्षण या गुरुत्वीय जो पावर के ऊपर डिपेंड करती है, और जो गुरुत्वाकर्षण होता है वो कभी चेंज नहीं होता, उसकी वैल्यू जो है कि पोजीशन टू पोजीशन चेंज नहीं करती, वो चेंज करती है आपके पास है कि किस पोजीशन पे कितना जो ग्रेविटेशनल जो एक्सेलरेशन है और उसके अकॉर्डिंग जो है कि वहाँ पे एनर्जी स्टोर होती है। अब तो मैकेनिकल एनर्जी का फॉर्म देख लेता हूँ। ठीक है, हमारे सामने मैकेनिकल एनर्जी आते हैं। मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी को मैं जैसा कि बता रखा था यांत्रिकी ऊर्जा होता है, और यांत्रिकी ऊर्जा के केस में हम क्या करते हैं कि किसी भी वस्तु के अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी होती है वो गतिज और स्थितिज ऊर्जा दोनों के योग के बराबर होती है। सिंपल, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ जो स्थिति मैकेनिकल एनर्जी होती है दैट इज काइनेटिक एनर्जी प्लस दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। ये कंप्लीटली दोनों जिस भी बॉडी के अंदर स्टोर्ड होती हैं वो आपके पास क्या होता है जो है कि मैकेनिकल एनर्जी होती है। ठीक है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ जो है कि इसके अब नेक्स्ट वन हम यहाँ पे देख लेते हैं। आपके पास नेक्स्ट आप जाएगा थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी, तो थर्मल एनर्जी का केस देख लेता हूँ। थर्मल एनर्जी क्यों होती है? तो थर्मल एनर्जी या तो मैं इसको उष्मा लिख दूं, उष्मा या ताप के कारण, उष्मा या ताप के कारण। अगर मैं बोला जाए कि थर्मल एनर्जी का क्या रीजन है, ठीक है, या फिर इसको हम उष्मीय ऊर्जा भी बोलते हैं, उष्मीय ऊर्जा। तो उष्मीय ऊर्जा किसके कारण होती है? तो हमारे पास आंसर बनेगा ताप के कारण जो है या उष्मा के कारण जो उष्मीय ऊर्जा होती है। तो ये जो केमिकल एनर्जी होती है किसी भी बॉडी के अंदर स्टोर्ड होती है रासायनिक अभिक्रिया से। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के कारण, या फिर मैं इसको सिंपल लिख सकता हूं ड्यू टू केमिकल रिएक्शन। ड्यू टू केमिकल रिएक्शन, ये किसकी वजह से होता है? रासायनिक अभिक्रिया की। किसी भी पदार्थ के अंदर या किसी भी केमिकल के अंदर जो ऊर्जा स्टोर्ड होगी अगर ड्यू टू केमिकल रिएक्शन, तो आपके पास क्या हो जाएगी? केमिकल एनर्जी सिंपली कहलाती है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होगा? सिंपल, जब किसी भी पर्टिकुलर मेटल या किसी भी पर्टिकुलर जो है कि बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी अगर फ्लो होती है जस्ट बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के जो प्रवाह की वजह से जो एनर्जी उसके अंदर स्टोर्ड होती है वो आपके पास क्या होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गई। उसके बाद जो है कि आपके पास अगर मैं देखना चाहूँ तो लाइट एनर्जी क्या होती है, तो लाइट एनर्जी के बारे में मैं यहाँ पे बता देता हूँ। लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी क्या हो सकता है? सिंपल सा जो है कि प्रकाश या विद्युत प्रकाश, किसी भी प्रकाश की वजह से अगर कोई एनर्जी अगर स्टोर्ड होती है किसी बॉडी के अंदर तो वो आपके पास क्या हो जाएगी? आपके पास लाइट एनर्जी हो जाएगी। ठीक है, और जो है कि ये लाइट एनर्जी होगी। उसके बाद जो है कि मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात कर रहा था। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के केस में अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जस्ट अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन।
इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण जो संचरित ऊर्जा होती है वो आपके पास क्या होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है सिंपली सी, या फिर इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो होने की वजह से जो एनर्जी स्टोर्ड होती है वो आपके पास क्या होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड होती है। ठीक है गाइस, अब हम यहाँ पे लेके चलते हैं पर नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक होगा आपके पास दैट इज नथिंग। अगर मैं बात करना चाहूँ, देखो हमारे पास अभी बहुत सारी एनर्जीज छूटी हैं, जैसे न्यूक्लियर एनर्जी है, तो न्यूक्लियर क्या परमाणु या परमाणु ऊर्जा की वजह जो है, परमाणु अभिक्रिया की वजह से जो उसके अंदर ऊर्जा संचरित होती है वो परमाणु ऊर्जा होती है। फिर ये आपके पास है, और ये जो है बेसिकली जो परमाणु ऊर्जा होती है वो एटॉम्स के अंदर संचरित होती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखना चाहें तो किसी भी पर्टिकुलर जो है कि परमाणु ऊर्जा की बात करें तो वहाँ पे दो तरह के जो है कि अभिक्रियाओं में ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न होती है, फिजन या फ्यूजन रिएक्शन। ठीक है, ये आपके पास है फिजन रिएक्शन और फ्यूजन रिएक्शन। तो जो भी परमाणु अभिक्रिया होती है उसके अंदर अगर कोई एनर्जी प्रोड्यूस होती है या जो है कि संचरित होती है तो आपके पास जो है कि परमाणु ऊर्जा हो जाएगी। अब हम यहाँ पे जो है कि सिंपल सी बात करता हूँ, सोनिक एनर्जी होती है। तो सोनिक एनर्जी बेसिकली कुछ नहीं होती है, ये कि ऊर्जा के कण के कंपन के कारण अगर किसी भी पर्टिकुलर, हाँ अगर एक क्वेश्चन एक चीज़ और पूछ दिया जाए, ये आपके पास एक क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट में ये आपके पास अगर ये बन जाएगा कि किसी भी कण में कंपन के कारण संचरित ऊर्जा होती है। ठीक है, आपके पास मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, किसी भी कण के कंपन के कारण उत्पन्न ऊर्जा। ठीक है, किसी भी कण के कंपन के कारण उत्पन्न ऊर्जा। तो बेसिकली कण के कंपन के कारण जो उत्पन्न ऊर्जा होती है। तो गाइस हम यहाँ पे देख सकते हैं, अगर हम सिंपल सा, अगर हम बहुत ज़्यादा गलत सही तरीके से सोचें नहीं तो हम गलत आंसर पे चले जाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे एक कण हो गया और ये कण अपने मेन पोजीशन से कंपन करता, मतलब अप एंड डाउन पोजीशंस पे मूव करता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास एक हाइट प्रोड्यूस करेगा, या फिर मैं सिंपल सी बात करूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या करेगा, हाइट प्रोड्यूस करेगा। तो अगर हम बहुत ज़्यादा, अगर हम गलत तरीके से इसका कंक्लूजन करेंगे तो इसके अंदर जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो बेसिकली हम क्या बोल सकते हैं कि हाइट की वजह से भी हो रहा है, और चूंकि आर और जा दोनों रहा तो वेलोसिटी की वजह से हो रहा है। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, इसके अंदर ये ऊर्जा होती ही नहीं है। अगर किसी भी कण में कंपन के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको कहते हैं सोनिक ऊर्जा। ठीक है, या फिर इसको बोलते हैं दैट इज सोनिक एनर्जी। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, है सोनिक एनर्जी। ठीक है, ये आपके पास क्या होता है, कण में कंपन के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो क्या होती है, जस्ट बिकॉज दैट इज सोनिक एनर्जी। ठीक है, अगर मैं इसको अलग तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो जस्ट बिकॉज ऑफ पार्टिकल वाइब्रेशन द एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी आर प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी दैट इज सिंपली नोन एज सोनिक एनर्जी सिंपली। ठीक है,